नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम। बदलों की नशियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ पूरे मुल्क की सियासत को गुजरात के चौधरियों ने घुमा कर रख दिया है। आज गवर्नर पंजाब के हुक्म के तहत आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत गवर्नर ने हुक्म दिया था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आज एतमाद का वोट लें, लेकिन स्पीकर ने उनके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और वो इजलास ना हुआ और चौधरी परवेज़ इलाही ने आज एतमाद का वोट नहीं दिया। अब गवर्नर क्या करते हैं, इसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन पहले एक बड़ा ही हौलनाक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई लक्की मरवत में, और फिर बन्नू में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट था उस पर जहादियों ने या टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने जो वहाँ कैद थे जिनकी तफ्तीश हो रही थी, उनमें से एक ने एक सिपाही से बंदूक छीनकर सारे अमले को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अपना यरगमाल बना लिया। 2 दिन 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, बातचीत होती रही। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें अफ़गानिस्तान पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाए, जिससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ख़ुद को डिस्टेंट करने की, अपने आप को दूर करने की कोशिश भी की। गालिबन अफ़गान हुकूमत का उन पर दबाव था, क्योंकि इसी असना में चमन के बॉर्डर पे फिर से अफ़गान अफवाज ने, अफ़गान फोर्सेस ने हमला किया था। और उसके बाद फिर आज जिरगा वहाँ पे गया था 2 दिन पहले चमन के बॉर्डर से, और उसके नताइज उसकी बातचीत चल रही थी, तो अफ़गान हुकूमत ने अपने दबाव डाला कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आप को इस मुतालबे से डिसोसिएट करें। लिहाजा उन्होंने कहा कि इन्हें मालूम नहीं था, तो ये अफ़गानिस्तान का नाम बीच में ले आए, लेकिन असल बात यही है कि इन्हें सब हदायत अफ़गानिस्तान से ही मिल रही थी। तो हमारे कमांडोज़ ने पाक फ़ौज की कार्रवाई की, 25 दहशतगर्द मारे गए और 7-8 के करीब ने सरेंडर भी किया, जिंदा पकड़ लिए गए, लेकिन पाक फ़ौज के 3 सिपाही और 1 सूबेदार मेजर शहीद हो गए इस सारी कार्रवाई के दौरान। लेकिन दहशतगर्दों से कब्ज़ा छुड़ा लिया गया और हमें फ़ख्र है उन शहीदा पे जो लड़े और मुकाबला किया, और यरगमाल बनने के बावजूद वो डटे रहे और मुकाबला करते रहे और जाम शहादत नोश किया। और वो उन तमाम अफसरों को और सिपाहियों को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो थाना था उसे बाज़गुज़ार करने में अपनी कुर्बानी दी, और ये एक पैगाम दिया कि दहशतगर्दी को कबूल नहीं किया जाएगा किसी सूरत में। एक सख्त पैगाम दिया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और इस अज़्म का इजहार किया गया है कि किसी सूरत में रियासत की रिट जो है उस पर हमला या उस पर समझौता नहीं किया जाएगा, ना पाकिस्तान के आइन पे, ना कानून पे, ना शहरियों की ज़िंदगी पे। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से, इस हिसाब से ये एक हौसलामंद डेवलपमेंट है कि दहशतगर्दी के हवाले से जो झोल हमें नज़र आता था, जो मुज़ाकरात हुए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जिसके बाद ये उसका एक ब्लो बैक हो रहा था और ये बड़े हर तरफ चढ़ दौड़ रहे थे। और हम देखते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में इन्होंने 2 थाने भी वहाँ पे ख़त्म कर दिए थे और एक थाने पे भी हमला किया था और वहाँ से असला लेकर फ़रार हो गए थे। तो ये अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों में ये तासुर दे सके कि अब यहाँ पे पाकिस्तानी स्टेट नहीं रही, अब तालिबान का गलबा होगा। लेकिन ये गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो ये चढ़ाव था और या ये जो चैलेंज था, उसे सख्ती से उसका मुंह तोड़ने की कोशिश की गई है, जवाब दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा असर पड़ेगा, और यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इसे वेलकम किया है, इसे खुशामदीद कहा है, क्योंकि उन्होंने चैन का सांस लिया होगा कि हमारी अफवाज अब हमारे साथ खड़ी है, अमन तहरीक के साथ, जो तालिबान की वापसी के ख़िलाफ़ या तालिबान से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे। न ही वो चाहते हैं कि तालिबान उनके इलाकों में वापस आए, क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी को बराह रास्त बहुत अरसा, बहुत लंबे अरसे तक देखा है। तो दूसरी तरफ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है जो
मैं सिंध के हवाले से करना चाहता हूँ, लेकिन उसका जिक्र बाद में आएगा कि वर्ल्ड बैंक ने सिंध की सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की इमदाद का पैकेज का ऐलान किया है। इसकी तफसील हम बाद में बयान करेंगे। लेकिन नाजरीन, पहले पंजाब और जहाँ पे चौधरी जो है गुजरात के चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ग्रुप ने जो काफ लीग के 10 MPs की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने यरगमाल बना लिया है पूरे पाकिस्तान की सियासत को। इमरान खान भी दब गए हैं उनके सामने, वो मानने में मजबूर हुए हैं कि परवेज़ इलाही साहब का अपना मौक़िफ़ है और हमारा अपना मौक़िफ़ है, और वो उन्होंने दोबारा फिर जनरल बाजवा के हवाले से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बातें की हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि अगर उनके ख़िलाफ़ बात की गई तो वो जवाब देंगे और इस पर चुप नहीं रहेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये भी हुआ कि मीटिंग हुई है तहरीक इंसाफ की कमेटी की, जो ग्रुप बनाया गया था मुज़ाकरात करने के लिए काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही बड़े काइयाँ सियासतदान हैं। वो इससे पहले कि वो असम्बली तोड़ें, उन्होंने कहा जी पहले मुझसे मुकमुका करो। मुकमुका क्या था? यानी अगले इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट। उसमें उन्होंने 15 सीटें कौमी असम्बली की मांगी हैं पंजाब में, और 30 सीटें उन्होंने सूबाई असम्बली की मांगी हैं, उसकी डिमांड की है। वो एक इंतखाबी इत्तेहाद चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि इमरान खान डिक्लेयर करे कि जिसे वो कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, वो अगला वज़ीर आला वही होगा। ये भी मुतालबा है, लेकिन अभी ये सामने नहीं आया। लेकिन दरून खाना में मालूम है कि परवेज़ इलाही अगर असम्बली तोड़ेंगे, जो अगले 6 महीने वो हुकूमत कर सकते हैं या 8 महीने पंजाब में, वो ये कुर्बानी तब देंगे कि उन्हें अगले 5 साल के लिए अगले इंतखाबात के बाद भी PTI उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने रखे। तो इस दौरान ये भी मामला हुआ कि कुछ 56,000 या 65,000 एकड़ ज़मीन, जो कि ज़री ज़मीन है, सब ज़मीन है, जिसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं, उसे शहरी प्रॉपर्टी में या ब्राउन लैंड में तब्दील करने की कार्रवाई की गई है। उसके आज दस्तखत होने थे, मालूम नहीं वो हुए कि नहीं हुए। ये सब काम चौधरी परवेज़ इलाही और उनके 3-4 ग्रुप और हैं, ये को 5 ग्रुपों ने मिल के यहाँ ज़मीनें ख़रीदी हैं, और वो जाहिर कर रहे हैं कि ये रूरल लैंड के तौर पे, एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पर ख़रीदी गई थी। उन्हें अब कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं एक तामीराती कंपनियों के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए, डेवलपर्स के लिए। तो इसके पीछे में अरबों रुपए, 1 अरब नहीं, सैकड़ों अरब रुपए का इसके अंदर ये स्कैंडल है, जो ये जाते जाते वो करना चाह रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि हम देखेंगे कि किस तरह कि हमने इमरान खान से दरख्वास्त की थी कि 12 दिन हमें वक्त दिया जाए, क्योंकि हमने कुछ सामान संभालना है। सामान संभालने में 100 अरब रुपए के जो ठेके दिए गए हैं गुजरात, सिर्फ गुजरात डिवीज़न के लिए, बल्कि गुजरात की 3 तहसीलों के लिए कुछ 100 अरब रुपए के जो मंसूबे पेश किए गए थे, उसमें से काफ़ी की पेमेंट्स कर दी गई हैं, एडवांस थी। और ये मेरा ख्याल ये था, मेरा अंदाज़ा है कि वो चाह रहे थे कि इस अरसे में उन्हें मौका मिल जाए ताकि वो सारी पेमेंट कर सकें ठेकेदारों को, और वो ताकि वो उनका काम, जो उनके इलाके में सड़कें बननी हैं या और जो डेवलपमेंट हो रही है, वो हो सके। तो PTI में एक अंदाजे के मुताबिक जो PTI है या क्यू लीग है, उसकी MPs की भारी अक्सरियत को 90% नहीं चाहती कि असम्बली को तोड़ा जाए। वो चाहते हैं कि बुज़दार के दौर में कुछ काम ऐसा नहीं हो सका था, एक डमी हुकूमत थी, एक निकम्मी हुकूमत थी। तो परवेज़ इलाही भी चाहते थे, और ये भी चाहते हैं, PTI के 90% MPs चाहते हैं कि पंजाब में मौका मिल जाए तरक्याती प्रोग्राम के तहत, क्योंकि सूबे के पास फंड्स भी हैं। लेकिन इसका इजहार मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो MPs थे, उन्होंने इमरान खान से किया भी कि इसका हमें नुकसान हो सकता है, एक इंटरिम गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत का अरसा तवील हो सकता है, किसी वजह से पंजाब के इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, और हमें मुख्तलिफ़ तरह की सख्तियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इमरान खान ने उन्हें कहा, दिलासा दिया कि ऐसा नहीं होगा, हम तो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ये मसला तो PDM का होना चाहिए। यकीनन ये PDM का मसला है कि असम्बली न टूटे और असम्बलियाँ अपना मुद्दत पूरी करें। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी कीमत मांग ली है इमरान खान से। लेकिन जो आज कार्रवाई हुई है
कि स्पीकर ने ख़त लिख दिया सदर साहब को कि जो गवर्नर साहब जो है उनका गैर आइनी कंडक्ट के हवाले से शिकायत कर दी है। कोई इख्तियार हासिल नहीं है स्पीकर साहब को, प्रेसिडेंट को इस तरह की शिकायत करने का, ना ही प्रेसिडेंट इस तरह की शिकायत पे कोई गवर्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे या कर सकते हैं। तो लिहाजा क्या हुआ कि आज अब जो ही अब इजलास नहीं हुआ है, अदम एतमाद का वोट नहीं लिया है, तो लिहाजा आइनी हिसाब से परवेज़ इलाही सूबे के वज़ीर आला नहीं रहे, क्योंकि उन्हें अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। भले उन्हें हो अमलन, लेकिन वो हाउस में दिखाना था, आज वोटिंग करवा के उन्हें एतमाद का वोट लेना था। तो लिहाजा गवर्नर क्या करेंगे? क्या गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही को कहेंगे कि नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब तक आप अबूरी तौर पे वज़ीर आला रहें, तब तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें? लगता है ये कि ऐसा हुकूमत का इरादा नहीं है। यहाँ तक राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि वो ताला लगा देंगे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस को। वहाँ पे अभी मुनर सिलाई गए हैं और वहाँ तस्वीर खिंचवाई है कि देखिए मैं आ गया हूँ, आप इसे आप सील करके दिखाएं। लेकिन आज रात को ये ऐलान हो जाएगा कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे। अब हुकूमत क्या करेगी? क्या गवर्नर किसी अबूरी वज़ीर आला को लगाएंगे कि आप जब तक नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं होता असम्बली से, या कहें कि आपको आपको किसी को हलफ दे दें और उससे कहें कि आप जाकर असम्बली से एतमाद का वोट लें? लेकिन इसका भी लोग कह रहे हैं कि शायद इसका इम्कान नहीं है। तो कहीं ये गवर्नर राज न लगा दिया जाए। सदर साहब को ये इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नर की रिपोर्ट पर सूबे में आर्टिकल 233 के तहत गवर्नर राज लगा सकते हैं, एमरजेंसी हंगामी हालत का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा वो गवर्नर की रिपोर्ट में भी कर सकते हैं और गवर्नर की रिपोर्ट पे वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या सदर आरिफ अलवी ऐसा करेंगे? मुझे शक है कि सदर आरिफ अलवी ऐसा नहीं करेंगे। वो इसे दोबारा वज़ीर आज़म के पास भेज देंगे कि गौर करने के लिए। लेकिन अगर कौमी असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया है, अगर कौमी असम्बली का इजलास में करारदाद पास हो जाती है और इस तरह सेनेट में सेपरेटली करारदाद पास हो जाती है, पंजाब में गवर्नर राज लगाने के लिए वज़ीर आज़म को कहा जाता है कि पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में जो एडवाइस दी जाएगी सदर साहब को, उन पर बाइंडिंग हो जाएगी। एक तशरीह ये भी है, एक तशरीह ये है कि सदर साहब दोबारा भेज सकते हैं गौर करने के लिए वज़ीर आज़म के पास। लेकिन दोनों ईमानों से मुश्तरका इजलास में अलहदा उससे मंजूरी लेना ज़रूरी होगी। सिर्फ यही एक रास्ता बचता है और इसका इंदिया दिया है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने कि ऐसा गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। तो अगर गवर्नर रूल लगाया गया, उस पर वो भी चैलेंज होगा और ये जो फैसला था गवर्नर साहब का एतमाद का वोट लेने का वज़ीर आला से, ये भी चैलेंज होगा अदालत में जाकर। गालिबन आइनी तौर पर गवर्नर का इख्तियार तो हाई कोर्ट्स को या सुप्रीम कोर्ट को अपहोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये एक आज़ाद एक शिक है। आर्टिकल 130 की सब क्लॉज 7 जिसके तहत ये इख्तियार है और गवर्नर शेल आस्क, शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो लाजमी है, जिसके तहत असम्बली का इजलास होना था और एतमाद का वोट लिया जाना था, लेकिन वो नहीं लिया गया। तो लिहाजा जो इमरान खान का मंसूबा था इस बात के लिए कि ये 23 तारीख को पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। फ़िलहाल वफाकी हुकूमत कामयाब हो गई है उसे नाकाम करने में। वफाकी हुकूमत, अब जब पंजाब की असम्बली नहीं टूट रही 23 तारीख को, तो फिर ये असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की भी नहीं टूटेगी। और जब ये दोनों असम्बलियाँ नहीं टूटेगी तो मुझे लगता है कि जो 123 लोगों को कहा गया था कि जुमेरात के दिन वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद में इकट्ठे हों ताकि जाके वो अपने इस्तीफ़े कन्फर्म कर सकें स्पीकर के पास, गालिबन उसका फ़ैसले को भी मुलतवी कर दिया जाएगा। ये शायद कर दिया गया है फ़ैसला, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस्तीफ़े भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इमरान खान का असल मसला पंजाब में और
पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का नहीं है। उनका असल मसला है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात हों या जनरल इंतखाबात हों, जिसके लिए वो दबाव डाल रहे हैं। तो नाज़रीन, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे पंजाब ही की सूरत हाल की। तो पंजाब में ये ड्रामा चलेगा, काफ़ी चलेगा। तो असल मामला था कि जरदारी साहब चल पड़े हैं और कहा जा रहा था, अभी इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि PTI की ख़वातीन MPs को, पंजाब की मेंबरान असम्बली को 5-5 करोड़ की ऑफ़र दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये झूठा इल्ज़ाम है। 5-5 करोड़ रुपए में कौन MP आजकल बिकता है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि कोशिश की जा रही है कि कुछ MPs जो हैं वो एब्सटेन कर जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर एक मेंबर असम्बली में है ही नहीं और वो वोट का हक इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, न खिलाफ न हमायत में, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। कोई ना कोई ज़ाती वजह बनाई जा सकती है, कोई ना कोई मेडिकल रीज़न बन सकती है। अगर 7 MPs भी, 6 MPs भी मिस कर गए तो PTI और चौधरी परवेज़ इलाही ये वोट हार सकते हैं असम्बली में। अब रहा सवाल अदम एतमाद के वोट का। अदम एतमाद का वोट गालिबन जब चीफ मिनिस्टर ही एतमाद का वोट नहीं ले सका तो उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट भी बेकार हो गया। और नून लीग और पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के वोट को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पीकर ने जुमे के दिन कार्रवाई फिक्स भी कर दी है। तो लेकिन उसमें अगर मूवर्स ही विड्रॉ कर लेंगे रेजोल्यूशन को अदम एतमाद के, तो फिर क्या होगा। तो गालिबन मुझे लगता ही है कि ये इत्तेहादी जमातें PTI और चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो अदम एतमाद का वोट की रेजोल्यूशन है वो उसे विड्रॉ कर लेंगी। क्योंकि ऐसी सूरत में विड्रॉ क्यों कर लेंगी, क्योंकि फिर उन्हें अदम एतमाद के लिए अपने 186 वोट दिखाने होंगे। दिलचस्प बात है, इस वक्त 187 वोट है, 190 वोट नहीं है। गो की स्ट्रेंथ PTI और क्यू लीग की 190 की है, लेकिन 3 लोग इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके पास कुल हैं 187 और जीतने के लिए चाहिए 186 नंबर। अगर 4-5 भी गायब हो गए, एब्सटेन हो गए, ना पहुंच सके, तो फिर क्या होगा, PTI की और क्यू लीग की हुकूमत गिर सकती है। तो ऐसी सूरत में अदम एतमाद का फिर वो आएगा, ये सिलसिला क्राइसिस चलता रहेगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब तक PTI और क्यू लीग में से 7-8 MPs आगे पीछे नहीं होते, एब्सटेन नहीं करते, मुस्तकिल एब्सटेन नहीं करते, तो ये जो ख्वाब है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का पंजाब को दोबारा से रिकैप्चर करने का, वो मेरा ख्याल है वो उस खटाई में पड़ता रहेगा, ये खटाई में पड़ जाएगा। तो लिहाजा कोशिश की जाएगी। पहले खबर आई थी कि PTI के क्यू लीग के 10 में से 6 MPs चौधरी शुजात साहब के वो वापस चले गए हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने आज इजलास करके मोहर सब्त कर दी कि 10 के 10 MPs उनके साथ हैं। लेकिन आप यकीन से नहीं कह सकते कि क्यू लीग के 10 के 10 MPs कब तक चौधरी परवेज़ इलाही के साथ रहेंगे। ये दोनों भाई जो है चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही मिल के भी खेल सकते हैं, शायद मिल के खेल भी रहे हैं, इख्तलाफ भी है, लेकिन एक दूसरे से बाहम मशवरे भी होते हैं। तो परवेज़ इलाही को एक ऑफ़र थी ख़ुद PDM की तरफ से या पार्टीज़ की तरफ से, ख़ुद जरदारी साहब की तरफ से, कि अगर शुजात गारंटी दें तो वो PDM उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर बना सकता है। अब सिर्फ अब एक तरफ तो चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं कि असम्बली न टूटे। उसकी पहला इजहार तो ये हुआ कि कल रात जब गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर का ऑर्डर आया असम्बली में और अदम एतमाद के वोट का रेजोल्यूशन जब पेश किया गया रात को 9 बजे लेट नाइट, तो वहाँ पे सेक्रेटरी असम्बली मौजूद थे। याद रहे कि सेक्रेटरी असम्बली ख़ासुल ख़ास आदमी हैं चौधरी परवेज़ इलाही के, वो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते। यकीनन उन्होंने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया होगा और उन्होंने गवर्नर का नोटिस भी वसूल किया और उन्होंने अदम एतमाद के वोट का नोटिस भी कबूल किया, रिसीव किया। तो लिहाजा अब वो ऑन रिकॉर्ड आ गया, लेकिन आज वो नहीं गए और अदम एतमाद का वोट नहीं लिया। लिहाजा गवर्नर आज़ाद हैं, गवर्नर ऑथोराइज हैं कि उन्हें डी नोटिफाई कर दें, बतौर चीफ मिनिस्टर कहें कि वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तो लेकिन जो परवेज़ इलाही हैं वो चाहते हैं ये वक्त भी उन्हें मिल जाए और साथ इमरान खान के साथ भी माहिदा हो जाए।
हाय चोपड़ियाँ और दो दो, वो दोनों मदे लेना चाहते हैं। अब देखिए बड़े मफादात हैं। अब 56,000 एकड़ के करीब ज़मीन, लाहौर की ज़री ज़मीन को बदला गया है, टर्न किया गया है इनटू शहरी ज़मीन, ताकि वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज़ बन सकें और वहाँ पे प्लॉट बनकर हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई जा सकें। बड़े बड़े डेवलपर्स हैं इसके पीछे छुपे हुए। यह सैकड़ों अरब रुपए का कारोबार है जो ये 56,000 एकड़ ज़मीन का है। तो इसमें पता नहीं कितने इसकी एस्टिमेट फ़िलहाल तो मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला जिसे कहते हैं, बड़ा फ्रॉड किया गया है। दस्तखत हुए हैं या नहीं हुए अभी तक, या अगर किए गए हैं तो शायद रोक दिए जाएं। इसी तरीके से जो हमने देखा है कि जो गुजरात डिवीज़न में जो 100 अरब रुपए की सरमायाकारी की जा रही है, उसमें भी बड़े बड़े किकबैक्स इन्वॉल्व हैं। तो नाज़रीन, अब क्या होगा? इमरान खान तैयार नहीं है 45 सीटें देने के लिए, 30 सूबाई असम्बली की और 15 कौमी असम्बली की। इतनी बड़ी कीमत वो देने को तैयार नहीं है, लिहाजा अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन परवेज़ इलाही चाहते हैं इससे पहले कि वो असम्बली डिज़ोल्व करने की एडवाइस दें, उससे पहले चाहते हैं कि मामला सेटल हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ये खटाई में पड़ गया है, क्योंकि अब मसला ये है कि दोबारा से एतमाद का वोट लेना है। अगर कल को अदालत कहती है कि जाएँ असम्बली में वापस जाएँ और नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करें, तो नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए आपको 186 वोट चाहिए। अगर 186 वोट किसी को भी ना मिले तो फिर वो उसे कहते हैं कि वो जो लोग मौजूद होंगे उनकी अक्सरियत से चीफ मिनिस्टर को चुन लिया जाएगा। तो लिहाजा ये मामला अभी कई दिन चलेगा, और जिसमें काफ़ी ऊंच नीच भी है, जिसमें काफ़ी साइड्स भी बदली जा सकती हैं। और अभी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़ुद नवाज शरीफ भी शायद इस पर पहले मुतमईन नहीं थे, और इस पर बड़ा इतराज़ भी उठा था, दोबारा भी उठेगा। और ये बिल्कुल चौधरी और गुजरात के लिए, ख़ासतौर पर परवेज़ इलाही के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। अलबत्ता मलिक मोहम्मद अहमद के नाम पे शायद चौधरी और गुजरात जो हैं वो मान जाएं, लेकिन उसमें कोई अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा जो चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं कि उनका इलेक्टरल अलायंस भी रहे पीटीआई के साथ और वो ये भी काम कर ले। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई फार्मूला परवेज़ इलाही के पास नहीं है कि वो दोनों साइड्स की तरफ प्ले कर सकें। ये खुल के सामने आ जाएगा कि वो गेम कर रहे हैं, और इमरान खान के पास बेचारा नहीं रहेगा कि वो कहें अच्छा हमारे मेंबर्स सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दे देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ देते हैं, ऊपर भी कर देते हैं। लेकिन आखिर मैं समझता हूँ कि इतनी क्या मुसीबत पड़ी है इमरान खान को, इतनी जल्दी में क्यों हैं? वो ख़ुद कहते हैं कि 7-8 महीने के बाद इलेक्शन भी हो तो उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो बहुत मकबूल हैं। लेकिन इस तरह से वो जानते हैं कि उनकी ऑडियो आ रही हैं, उनकी वीडियोज़ के बारे में भी खबरें हैं कि वो जल्द आने वाली है, होश रुबा वीडियोज़ आने वाली हैं, ऐसे ऐसे जिनसी मनाजर आने हैं कि शायद आप तौबा तौबा कर उठेंगे। तो इमरान खान को ये भी नज़र आ रहा है, इमरान खान को ये भी नज़र आ रहा है कि तो शाखाना केस में वो नाहल हो सकते हैं। पहली नाहल तो कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो अब केस मौजूद है सेशन कोर्ट में। उनका एक और केस भी उनकी बेटी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। उनका केस पार्टी सदारत से अलग होने का वो भी मौजूद है। तो ये सारे केसेस जनवरी फरवरी में, ये मार्च तक ये किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे और इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसमें जो नवाज शरीफ की मिसाल कायम की गई थी, मिसाल निशान इबरत जो बनाया गया था, वो अब निशान इबरत इमरान खान बनने जा रहे हैं। जब तक ये तो हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बावड़ा के केस में, सेनेटर बावड़ा के केस में उन्हें 5 साल की सज़ा दी और उनकी ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। इससे वकला कहते हैं कि रास्ता निकाला गया है नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को ख़त्म करने का लिए। लेकिन 5 साल की नाअहली तो कायम रहेगी, और अगर 5 साल की नाअहली, इमरान खान को 5 साल की नाअहल कर दिया जाता है, और तो फिर इमरान खान का सियासी कैरियर बतौर बरह रास्त एक यानी प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस ख़त्म हो जाएगा। और अगर उनकी पार्टी जीत भी जाए तब भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। तो लिहाजा एक बड़ी खौफनाक पावर स्ट्रगल चल रही है जिसमें कोई ख्याल नहीं किया जा रहा कि मुल्क का क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन माशी हालात बहुत ख़राब हैं
और उसमें ये जो आया है जो जो एक अच्छी खबर आई है, अभी तक तो IMF के साथ बातचीत मुलतवी हुई है, जनवरी में इम्कान है, लेकिन बड़े अख्तलाफात मौजूद हैं। अलबत्ता रिपोर्ट आ गई है, कोई $8.5 बिलियन का गैप है जो मिलना है, जो हासिल करने की कोशिश की जाएगी आलमी इदारों से, इंटरनेशनल डोनर से और बायलैटरल सोर्सेज से, ताकि इस गैप को पूरा किया जा सके और ये तामीर नौ का काम बलूचिस्तान में और KP में और ख़ास तौर पर सिंध में शुरू किया जा सके। इसके लिए जो पहली जो चीज़ बहुत अच्छी सामने आई है वो उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि $6 अरब से कुछ ज़्यादा हमारे रिजर्व्स हैं। हमारे जो रेमिटेंसेस कम हो रही हैं उसकी वजह ये नहीं है कि रेमिटेंसेस नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि इंटर बैंक रेट में और ओपन मार्केट बैंक हवाला मार्केट में या ओपन मार्केट में रुपए का कुछ 25 रुपए का फ़र्क है, 30 रुपए का फ़र्क है। 250 से 260 रुपए तक लोगों को मिलता है। तो लिहाजा जो लोग रेमिटेंसेस भेजते थे, बाहर से पैसे भेजते थे फैमिलीज़ को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो हवाला के ज़रिए भेज रहे हैं। अब हवाला के ज़रिए जब आता है तो डॉलर बाहर आ जाता है, रुपी यहाँ से मिल जाता है, लेकिन इंटर बैंक में रुपये मिलते हैं 225, 230, 226, जबकि ओपन मार्केट में मिलते हैं, हवाला मार्केट में 250, 260 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हवाला का कारोबार भी खूब चल रहा है, और लेकिन स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं आ रहे हैं, तो बड़ा सख्त क्राइसिस है। और लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है डिज़ास्टर के हवाले से, तबाही के हवाले से, वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNDP और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मिलकर बनाई है और उस पर इत्तफाक है। तो लिहाजा अभी जो हमने ऐलान सुना है, कुल हमें चाहिए पाकिस्तान को $8 अरब, लेकिन जो हमें सिंध के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने ऐलान की है इमदाद, वो है $1.7 अरब, यानी कि ये तकरीबन 500-600 अरब रुपए के करीब। इसमें से $8 अरब के करीब तो लगेंगे जो फ्लड रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन के लिए चाहिए को $8 अरब, और इसी तरीके से चाहिए हाउसिंग और सेटलमेंट के लिए, कुल तो ये चाहिए $8 अरब। उसके लिए चाहिए हाउसिंग के लिए, घरों के लिए और बहाली के लिए कुछ $4.3 अरब, और इसी तरह चाहिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए $311 मिलियन, और इरिगेशन के लिए, आबपाशी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $442 मिलियन, और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसके लिए भी $421 मिलियन। ये तो कोई एस्टिमेट है, असेसमेंट है कि जो हमें पाकिस्तान को चाहिए। लेकिन सिंध को $1.7 बिलियन मिलने जा रहा है, जो तकरीबन जो हमारी ज़रूरत है उसका 5वां हिस्सा है। हमें इससे 4 गुना और मदद चाहिए, वही बात कि तकरीबन $8 बिलियन के करीब चाहिए, जो गैप है फंडिंग का पूरा करने के लिए। लेकिन ये 1 साल का नहीं है, ये 3 साल का मंसूबा है। ज़्यादा पैसे इस वक्त चाहिए इस साल। इसमें अब जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, UN सेक्रेटरी जनरल बुला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी बहुत अच्छी लॉबिंग की है अमेरिका में, G77 के साथ भी, चाइना के साथ भी, और अमेरिका के थिंक टैंक से वो खिताब कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऑफिशियल से मिल रहे हैं। कोशिश ये है कि वो राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए, और ये कि पाकिस्तान की जो तबाही हुई है सैलाब के हाथों, उसका भी कोई रास्ता निकाल लिया जाए आलमी मदद का। तो लिहाजा अगर ये हो जाता है कि फॉरेन फंडिंग कुछ मिल जाए इस सारी तबाहीकारी से निकलने के लिए, IMF से एग्रीमेंट हो जाए, और फिर बायलैटरल सोर्सेज से भी कोई डॉलर्स आ जाए, और पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला का क्राइसिस है इसे हम ओवरकम कर लें, तो फिर ये हुकूमत बेहतर पोजीशन में होगी माशी बहरान को हल करने के लिए। वरना ये माशी बहरान अगर फौरी इंतखाबात हो गए तो इसमें पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है इकनॉमिकली, और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, अबूरी हुकूमत के साथ कोई माहिदा करने के लिए तैयार नहीं होगा, और ना ही वो कोई बड़ी अहम पॉलिसी है और बड़े फैसले कर पाएंगे। भले कहा जाता है कि टेक्नोक्रेट्स ये कर लेंगे, लेकिन टेक्नोक्रेट्स पे किसी को जब तक कौमी असम्बली अप्रूव न करे, अभी आपने देखा कि रिकॉर्ड डेक के मामले में सिंध असम्बली को भी करारदाद पास करनी पड़ी, बलूचिस्तान असम्बली को भी करारदाद पास करनी पड़ी, और कौमी असम्बली को भी लॉ और पास करना पड़ा, तब जाके वो माहिदा इंटरनेशनली
काबिल कबूल हुआ। इसी तरह IMF के साथ माहिदा भी एक इलेक्टेड हुकूमत कर सकती है। ये माहिदा जून में ख़त्म होने वाला है। तो लिहाजा मैं कह रहा था कि अगर ये हुकूमत अपने आप को कहे कि हम मई तक रहते हैं, उसके बाद केयर टेकर आ जाएं और वो 3 महीने में इंतखाबात हो जाएं, तो इस पर क्यों नहीं इत्तफाक किया जा सकता मुल्क की खातिर ही। क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो तजिया किया जाता है कि जनाब सियासी अदम इस्तेकाम होते हुए माशी बहरान हल नहीं होगी, बात दुरुस्त है। तो फिर आप सियासी अदम इस्तेकाम क्यों पैदा कर रहे हैं? आप सियासी इस्तेकाम पे क्यों नहीं इत्तफाक करते? आप आइंदा इंतखाबात के और उनके कवानीन पे इत्तफाक क्यों नहीं करते? और अगर मैं कहता हूँ सियासी बहरान मुकम्मल तौर पर हल भी हो जाए, तब भी इक़्तिसादी बहरान रहेगा, अगले 5-10 साल रहेगा। हमें पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए बड़े फैसले करने पड़ेंगे और इसके लिए सियासी हुकूमतों पे बहुत दबाव आएगा, भले वो कितना ही बड़ा मैंडेट लेकर आए। तो लिहाजा मैं फिर दुहाई दूंगा कि भाई किसी दरमियानी तारीख में आप इत्तफाक कर लें और इमरान खान ये जो असम्बलियाँ तोड़ने और अखाड़ने और पछाड़ने का काम है, इसे बंद कर दें। उन्हें अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, उन्हें अपना एजेंडा देने की ज़रूरत है, उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है कि वो आखिर करेगी क्या, कोई मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। जिस तरह हवाई हुकूमत चलाई उन्होंने 3.5 साल और उसमें कुछ हुआ नहीं, अब हर बात का इल्ज़ाम जनरल बाजवा पे लगाए जा रहे हैं। उससे ये भी साबित हुआ कि जो आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे थे, जो आपका करप्शन के खिलाफ महाज था, वो भी झूठा था। उसमें आप चेयरमैन नैब को इस्तेमाल कर रहे थे और अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा पे कि उन्होंने रोक लिया इन लोगों को तख्तेदार पे चढ़ाने से या मसलूब करने से या इन्हें अंजाम तक पहुँचाने से। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अरसे में इमरान खान की इस लड़ाई से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं कि किस हद तक इस हाइब्रिड निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ मामलात को तय करती थी और चलाती थी, और ये जो हाइब्रिड हुकूमत थी सामने, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अभी इंतज़ार में है कि जनरल बाजवा क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी उन पर पाबंदी है, 2 साल तक सियासत में वो नहीं आ सकते। लेकिन लगता यह है कि वो अपने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ जगह ब्रेक कर रहे हैं। इमरान खान को वार्निंग शॉट्स मिल रहे हैं। ये जो अभी ऑडियो लीक्स आई हैं, ये फ़कत ट्रेलर्स हैं, ये उन्हें वार्निंग शॉट्स हैं। उसके बाद वो आएंगी कि हशर हो जाएगा। तो ये कहना कि इमरान खान के हामी हर हाल में उनके हामी रहेंगे, मैं समझता हूँ ये खुशफहमी की बात है। अगर वो वीडियो जैसे कि कहा जा रहा है जितनी वो गंदी हैं उस हिसाब से, तो फिर इमरान खान का जो एक बड़ा बिल्ड किया गया था एक मसीहा के तौर पे, एक ईमानदार शख्स और एक बड़ा कैरेक्टर वाला आदमी, वो धड़ाम से गिर सकता है। तो बदलों की नशियात से मुझे इजाज़त दीजिए। पंजाब का ये बहरान चलता रहेगा और अब छोटे सूबे में बैठे हुए लोग मज़ा लें। और लेकिन ये भी एक अलमिया है कि पाकिस्तान की सियासत को चौधरियों ने, गुजरात के चौधरियों ने 10 सीटों के साथ दोनों बड़ी पार्टियों को घुमा के रख दिया है। परवेज़ इलाही काबिल कबूल हैं नून लीग के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी बतौर चीफ मिनिस्टर, और इमरान खान के लिए भी काबिल कबूल हैं। तो रह क्या गया सियासत में? फिर फ़र्क क्या रह गया? नज़रिए का, असूल का, ईमानदारी का, किसी चीज़ का, हक़ का, गलत का क्या फ़र्क रह गया? जो इमरान खान बहुत कहते हैं, हक़ और सच की जंग कहते हैं, वो सब खाक में मिल गया है। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत का एक अलमनाक पहलू ये है कि एक छोटा सा टोला चौधरियों का 10 लोग हैं सिर्फ, वो दोनों साइड की पार्टीज़ को खूब उनके साथ खेल रहे हैं। तो ऐसी सियासत को के बारे में क्या कहा जाए? तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, बदलों की नशियात और वश टीवी की नशियात से फिर मिलेंगे।